ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ की राजकुमारी को एक खतरनाक राक्षस उठाकर ले जाता है, जिसे वापस लाने के लिए गरीब किसान के तीनों बेटे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आज हम इसी फैंटेसी एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूर एक राज्य है जहाँ की सरहद की पहाड़ियों में खतरनाक राक्षस कई सालों से सो रहा है, पर अब उसके जागने का समय आ गया है, क्योंकि अब इस राज्य की राजकुमारी क्रिस्टीन पूरी 18 साल की हो चुकी है। दरअसल क्रिस्टीन के ऊपर बचपन से ही एक श्राप है कि अगर क्रिस्टीन की शादी 18 साल के बाद नहीं हुई तो वो राक्षस क्रिस्टीन को उठाकर ले जाएगा और पूरे राज्य को तबाह कर देगा। इसीलिए राजा अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता है। राजा आसपास के राज्यों से सभी प्रिंस को अपने महल में बुलवाता है। यहाँ हम विल कॉमन नाम के एक प्रिंस को देखते हैं जो वहाँ मौजूद सभी प्रिंस से अमीर है। इसीलिए राजा क्रिस्टीन की शादी विल से पक्की कर देता है, मगर विल की हरकत देखकर क्रिस्टीन विल से शादी करने से मना कर देती है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हारी शादी विल से ही होगी, ये हमारा हुक्म है। अब क्रिस्टीन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए क्रिस्टीन महल छोड़कर भाग जाती है। फिर हम एस्पिन नाम के लड़के को देखते हैं जो जंगल से खाना लेकर अपने घर पर जा रहा होता है। तभी क्रिस्टीन का घोड़ा बहुत तेजी से उसके पास से गुजरता है, जिससे डरकर एस्पिन पास की नदी में गिर जाता है। ये देखकर क्रिस्टीन एस्पिन को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और यहाँ एस्पिन और क्रिस्टीन में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्रिस्टीन बातों ही बातों में एस्पिन का सारा खाना खा लेती है और एस्पिन को अपने बारे में बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने पर क्रिस्टीन एक बहुत घने जंगल में आ जाती है। तभी उसका घोड़ा किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो क्रिस्टीन को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी क्रिस्टीन को वहाँ किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वो राक्षस क्रिस्टीन को उठाकर ले जाता है। उधर एस्पिन जब अपने घर पर आता है तो उसके भाई उससे खाना मांगते हैं, तो एस्पिन उन्हें बताता है कि मेरा सारा खाना एक लड़की खा गई है, मगर उसके भाइयों को लगता है कि एस्पिन झूठ बोल रहा है। जब ये बात एस्पिन के पिता को पता चलती है तो वो एस्पिन से कहते हैं कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये कहकर वो अपने बाकी दोनों बेटों को लेकर जंगल में खाना लेने के लिए निकल जाते हैं। अब एस्पिन अपने घर में बिल्कुल अकेला होता है, तो एस्पिन को उसी राक्षस के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तो एस्पिन अपना डर दूर करने के लिए एक डाल में आग लगाकर उसे घुमाने लगता है, जिसकी वजह से इनके पूरे घर में आग लग जाती है। सुबह जब एस्पिन के पिता और उसके भाई घर पर आते हैं तो वो अपने घर को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एस्पिन उन्हें समझाने लगता है कि मैंने कल रात राक्षस की आवाज सुनी है और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मगर वो तीनों एस्पिन की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी प्रिंस विल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि क्या आप लोगों ने किसी राजकुमारी को देखा है जो कि घोड़े पर सवार है। एस्पिन के भाई और पिता मना कर देते हैं, मगर एस्पिन मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो जिस लड़की से मिला था वो असल में एक राजकुमारी है। विल को एस्पिन पर शक हो जाता है और वो एस्पिन के गले पर तलवार रखकर क्रिस्टीन के बारे में पूछने लगता है। तो एस्पिन के पिता विल से कहते हैं कि मेरा बेटा पागल है, इसके हिसाब से हमारे घर में भी आग किसी राक्षस ने लगाई है। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। एस्पिन विल से पूछता है कि क्या तुम क्रिस्टीन से शादी करने वाले हो? तो विल जवाब देता है कि हाँ, मगर शादी के बाद मैं उसे मार दूंगा और उसके पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लूंगा। साथ ही विल एस्पिन से कहता है कि अगर तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतना बड़ा इनाम दूंगा कि तुम अपने लिए एक शानदार घर बना सको। ये कहकर विल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एस्पिन के पिता अपने बाकी दोनों बेटों को बचे हुए पैसे देते हैं और उन्हें क्रिस्टीन को ढूंढने भेजते हैं। एस्पिन अपने पिता से कहता है कि क्या इनके साथ मैं भी जा सकता हूँ, तो उसके पिता उसे मना कर देते हैं, मगर एस्पिन फिर भी क्रिस्टीन को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि उसे क्रिस्टीन को बताना है कि विल उसकी जान लेने वाला है। कुछ दूर चलने पर एस्पिन को उसके भाई भी मिल जाते हैं जो एस्पिन को वापस जाने को कहते हैं, मगर एस्पिन अपने भाइयों की बात नहीं सुनता। यहाँ एस्पिन को एक मिनर मिलता है जिसे एस्पिन अपने पास रख लेता है और अब ये तीनों भाई क्रिस्टीन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी एस्पिन को किसी की आवाज सुनाई देती है। एस्पिन उस आवाज के पास जाने लगता है तो उसके भाई उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एस्पिन देखता है कि एक विच की नाक एक पेड़ में फंसी है। एस्पिन उसकी नाक निकालने में उस विच की मदद करता है, तो वो विच एस्पिन से पूछती है कि तुम इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? तो एस्पिन उसे बताता है कि मुझे राजकुमारी क्रिस्टीन की तलाश है। ये सुनकर विच कहती है कि यानी सदियों पुरानी कहानी सच हो गई है, राजकुमारी को जरूर वही राक्षस उठाकर ले गया होगा। इस पर एस्पिन उससे पूछता है कि वो राक्षस मुझे कहाँ मिलेगा? तो वो विच बताती है कि वो राक्षस राज्य की सरहद की पहाड़ियों के बीच में रहता है, जहाँ से
से आज तक कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। साथ ही वह एस्पिन को बताती है कि उस राक्षस को सिर्फ एक तलवार से ही मारा जा सकता है। ये सुनकर एस्पिन उससे पूछता है कि वो तलवार मुझे कहाँ मिलेगी। तो वो एस्पिन को बताती है कि इस जंगल के बीचों बीच एक तालाब है जिसके अंदर वो तलवार मौजूद है, पर वो तालाब पूरा कोहरे से ढका है, इसीलिए तुम्हें उस तलवार तक पहुंचने के लिए इस नक्शे की जरूरत पड़ेगी। एस्पिन देखता है कि उस नक्शे में कुछ भी नहीं है, तो वो विच एस्पिन को एक मंत्र बताती है, जिसे पढ़ते ही वो नक्शा एस्पिन को दिखाई देने लगता है। इसके बाद एस्पिन तलवार की तलाश में निकल पड़ता है। फिर हम राजकुमारी क्रिस्टिन को देखते हैं, जो एक खतरनाक गुफा के अंदर कैद होती है। क्रिस्टिन के पास यहाँ बहुत सारी बकरियां होती हैं। तभी एक बहुत बड़ा हाथ क्रिस्टिन के पास आता है, जिसे देखकर क्रिस्टिन बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर एस्पिन के भाइयों को रास्ते में एक सेब से भरी टोकरी मिलती है। ये सेब देखने में सोने जैसे लग रहे होते हैं, मगर उन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो दोनों बिना सोचे उन सेब को खा लेते हैं। तभी इनके पास 3 बहुत खूबसूरत लड़कियां आती हैं, जो इन्हें अपने साथ ले जाती हैं। वहीं एस्पिन भी उस नक्शे को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि उसके भाइयों को कुछ लड़कियां अपने साथ ले जा रही हैं। ये देखकर एस्पिन भी जल्दी से अपने भाइयों के पास आ जाता है, तो देखता है कि उसके भाई शानदार दावत उड़ा रहे हैं। उनमें से एक लड़की एस्पिन को पकड़कर खाने के टेबल पर ले आती है। तभी एस्पिन देखता है कि जो खाना उसके भाई खा रहे हैं वो अचानक कीड़ों मकोड़ों में बदल गया है। एस्पिन समझ जाता है कि ये सब कुछ माया जाल है। तभी उनमें से एक लड़की एस्पिन को भी सेब खाने को देती है, मगर एस्पिन उस सेब को खाने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद एस्पिन को वो तीनों लड़कियां उनके असली रूप में दिखाई देने लगती हैं। दरअसल ये तीनों चुड़ैल होती हैं। एस्पिन बड़ी चालाकी से अपने भाइयों को वहां से ले जाने लगता है, पर तभी वो चुड़ैल उन तीनों पर हमला कर देती हैं। लेकिन एस्पिन किसी तरह अपने भाइयों को बचाकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद एस्पिन के भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो दोनों एस्पिन का साथ देने का फैसला करते हैं और तीनों भाई मिलकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें एक गांव मिलता है। यहाँ ये तीनों भाई एक बार में आ जाते हैं। इस बार में विल और उसके सिपाही पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ एस्पिन अपने भाइयों को बताता है कि राजकुमारी क्रिस्टिन को एक खतरनाक राक्षस उठाकर ले गया है, जिसे मारने के लिए हमें एक तलवार की जरूरत होगी, जिसका पता मेरे पास मौजूद इस नक्शे में है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी प्रिंस उनके पास आता है और इन तीनों भाइयों को अपने गांव से इतनी दूर देखकर समझ जाता है कि ये लोग भी राजकुमारी को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए विल उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम राजकुमारी के बारे में कुछ जानते हो, मगर वो तीनों भाई बात को घुमा देते हैं। तो विल उनके सामने बहुत सारे सोने के सिक्के डालता है और उनसे पूछता है कि अब मुझे क्रिस्टिन के बारे में बताओ। सोने के सिक्के देखकर एस्पिन के बड़े भाई का मन बदल जाता है और वो एस्पिन से कहता है कि विल को सब कुछ सच बता दो। साथ ही वो एस्पिन को कहता है कि प्रिंस को उस तलवार तक पहुंचने का नक्शा भी दे दो, मगर एस्पिन उनके चेहरे पर खाना फेंक देता है और इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एस्पिन की जान खतरे में देखकर वो तीनों भाई फिर से एक हो जाते हैं और विल के सिपाहियों को धूल चटा देते हैं और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। विल भी इन तीनों भाइयों का पीछा करता है। तभी भागते भागते इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। विल इन्हें कहता है कि तुम्हारी जान बच सकती है, बस मुझे वो नक्शा दे दो। पर राजकुमारी क्रिस्टिन की जान बचाने के लिए वो तीनों भाई उसी खाई में कूद जाते हैं। पानी में गिरने की वजह से इन तीनों की जान बच जाती है, जिसके बाद ये तीनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर एस्पिन को एक भालू की खाल मिलती है, उसे भी एस्पिन अपने पास रख लेता है और ये तीनों भाई उस तलवार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी एस्पिन का पैर दलदल में फंस जाता है। एस्पिन अपने पैर को निकालने की कोशिश करने लगता है, तब तक उसके दोनों भाई आगे बढ़ जाते हैं। इस जगह पर बहुत ज्यादा कोहरा होता है। तब तक यहाँ विल भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो एस्पिन के भाइयों को उठाकर ले जाता है। उधर एस्पिन को वो तालाब मिल जाता है, पर उसके अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। पर एस्पिन बिना कुछ सोचे उस पानी के अंदर कूद जाता है और उसे वो तलवार मिल जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर एस्पिन के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर एस्पिन उन तलवार की मदद से उन सब मॉन्स्टर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो राक्षस क्रिस्टिन को सोते देख उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। तभी क्रिस्टिन उसके नाखून पर हमला कर वहां से भागने लगती है, पर वो राक्षस क्रिस्टिन को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला ही होता है। तो क्रिस्टिन उसे कहती है कि मुझे मत खाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ये सुनकर राक्षस क्रिस्टिन को छोड़ देता है। उधर एस्पिन देखता है कि प्रिंस ने उसके दोनों भाइयों को बंदी बना रखा है और नक्शा भी प्रिंस के पास है। तो एस्पिन अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए उस भालू की खाल को पहनकर प्रिंस के पास आता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी एस्पिन एक
आदमी से टकरा जाता है और वो खाल उतर जाती है। ये देखकर विल एस्पिन को भी उसके भाइयों के साथ बांध देता है और एस्पिन से उस तलवार को भी छीन लेता है और तीनों भाइयों को लेकर राक्षस की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। रात होने पर ये सब लोग एक घने जंगल में ठहरते हैं। तभी वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर विल और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं और एस्पिन और उसके भाइयों को वहीं बंधा छोड़ देते हैं। तो वो राक्षस जिस पेड़ से एस्पिन और उसके भाई बंधे थे उसे जड़ से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वो तीनों आजाद हो जाते हैं और वहाँ से भागकर एक पुराने घर में आ जाते हैं। वहीं वो राक्षस विल के सारे सिपाहियों को खा जाता है। विल उस राक्षस से डर के मारे एक पेड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है, पर वो राक्षस विल को पकड़ लेता है। साथ ही वो एस्पिन के भाई पोल को भी उठा लेता है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में आ जाता है और उन दोनों को भी बंद कर देता है। यहाँ विल को क्रिस्टीन दिखाई देती है, जिसे देखकर विल बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। तो पोल क्रिस्टीन को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि प्रिंस तुम्हें मारकर तुम्हारा राज्य हथियाना चाहता है। ये सुनकर क्रिस्टीन विल पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और पोल से पूछती है कि तुम कौन हो। तो पोल जवाब देता है कि मैं एस्पिन का भाई हूँ। हम तीनों भाई तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि प्रिंस ने हमें पैसे दिए थे, पर एस्पिन पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हें विल से बचाने के लिए ढूंढ रहा है। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश होती है। उधर एस्पिन इन सब का जिम्मेदार खुद को समझकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो एस्पिन का बड़ा भाई उसे हिम्मत देता है और उसे कहता है कि हम राजकुमारी और पोल को उस राक्षस से जरूर बचा लेंगे। और अब यहाँ एस्पिन को वो तलवार भी मिल जाती है, जिसके बाद ये दोनों भाई उस राक्षस की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ दूर चलने पर ये दोनों भाई उसकी गुफा के सामने आ जाते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। पर इनके सामने एक सुरंग होती है। तो एस्पिन बड़ी चालाकी से एक पत्थर पे रस्सी बांधता है और उसके साथ साथ आगे बढ़ता है, ताकि वापस आने पर वो लोग रास्ता ना भूल पाए। तभी एस्पिन अचानक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तो वो देखता है कि नीचे पोल और क्रिस्टीन बंद है। एस्पिन रस्सी की मदद से पोल और क्रिस्टीन को ऊपर खींचने का प्लान बनाता है। क्रिस्टीन पहले पोल को ऊपर भेजती है। यहाँ विल भी क्रिस्टीन से माफी मांगता है, जिसके बाद एस्पिन एक एक कर इन तीनों को ऊपर खींच लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। पर तब तक वो राक्षस इनके रास्ते में आकर सो जाता है। ये लोग बड़ी चालाकी से एक एक कर उसकी पूंछ के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, मगर विल उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो राक्षस की पूंछ पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो राक्षस जाग जाता है। और अब ये सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागकर एक पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। वहीं वो राक्षस भी गुफा को तोड़कर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है और अब एस्पिन बड़ी बहादुरी से उस तलवार से उस राक्षस के पैर को घायल कर देता है। तो वो राक्षस एस्पिन को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से एस्पिन के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद राक्षस क्रिस्टीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बेन उस पर पत्थरों से हमला करने लगता है, मगर वो राक्षस बेन को भी दूर फेंक देता है। बेन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अब राक्षस क्रिस्टीन को उठाने वाला ही होता है कि तभी एस्पिन को वो मिनर याद आ जाता है। एस्पिन उस मिनर को सूरज की तरफ करता है, जिसकी वजह से सूरज की किरण उस राक्षस पर पड़ती है और वो राक्षस देखते ही देखते पूरा पत्थर का बनकर बिखर जाता है। दरअसल उस विच ने एस्पिन को ये भी बताया था कि वो राक्षस सूरज की रोशनी से भी खत्म किया जा सकता है। इसके बाद ये तीनों भाई क्रिस्टीन को लेकर राज्य में वापस आ जाते हैं। क्रिस्टीन को जिंदा देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। क्रिस्टीन अपने पेरेंट्स को बताती है कि कैसे इन तीनों भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है, साथ ही उस राक्षस को खत्म कर पूरे राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है। अब राजा इन तीनों भाइयों का धन्यवाद करता है और इनका इनाम इन्हें देता है। इनाम लेने के बाद एस्पिन अपने भाइयों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। उसके भाई अपने पिता को बताते हैं कि ये इनाम हमें एस्पिन की वजह से ही मिला है। ये सुनकर उसके पिता भी एस्पिन को माफ कर देते हैं। वहीं हम प्रिंस को देखते हैं, जो उस राक्षस की वजह से सदमे में होता है। तभी उसके पास वही सुनहरा सेब आकर गिरता है, जिसे विल बिना सोचे खा लेता है और वो उन चुड़ैल के जाल में फंस जाता है। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।